Hello everyone. Now in this lecture, I'll start the new topic of company accounts, which is share capital. Students find a little difficult this topic, but let me assure you, when I will complete the lecture, you will find it the easiest topic amongst all. So just steps follow करने हैं और कंसेप्ट पे ध्यान देना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में. जनरल एंट्रीज हैं क्योंकि कंपनी अकाउंट में जनरल एंट्रीज ही मेन है. बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, तो वो सब का मैं आपको लॉजिक बताऊंगा जहाँ तक हो सकेगा. और लॉजिक और कंसेप्ट के थ्रू आपको हर एक चीज़ एकदम सिंपल वे में समझ में आ जाएगी, बहुत ही सिंपल वे में. तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. शेयर कैपिटल टॉपिक का नाम है. पहले तो आपको समझना है कि व्हाट इज द नीड फॉर शेयर कैपिटल. दो वर्ड है, एक शेयर है और एक कैपिटल है. ठीक है, तो शेयर कंपनी क्यों इशू करेगी, क्यों कंपनी कैपिटल शेयर के थ्रू जनरेट करेगी. सो एकदम स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ आपको. अभी कोई भी पर्सन है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए. ठीक है, तो अगर आपके पास खुद के पास पैसा है तो बहुत अच्छी बात है. पर अगर नहीं है, जैसे बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख वॉट एवर. तो उतना पैसा आपके पास नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप, शेयर इशू करके पैसा जनरेट कर सकते हो. आपने कंपनी फॉर्म की, कंपनी के नाम पे आप शेयर इशू कीजिए. तो शेयर ऐसा है कि अगर मैं कंपनी बनाता हूँ आज, सपोज एक्सीलेंस लिमिटेड, सो मेरी कंपनी के शेयर मैं आपको ऑफ़र करूँगा कि आप मेरी कंपनी के शेयर लो. आज 100 रुपीज़ एक शेयर की प्राइस है, और बाद में मेरा कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करूँगा. और आपको अगर उसमें बिलीव होता है तो आप मेरे कंपनी के शेयर लेंगे. तो मुझे कंपनी को या कोई भी बिजनेसमैन को शेयर के थ्रू पैसा कैसे मिलता है कि कंपनी शेयर इशू करेगी, मतलब शेयर पब्लिक को ऑफ़र करेगी, और जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो कंपनी में बिलीव करेगी, वो शेयर ले लेगी और पैसा कंपनी को दे देगी. सो कंपनी आपको शेयर देती है और आपसे पैसा लेती है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल. तो कैपिटल मतलब होता है वेल्थ, पैसा. तो जो कैपिटल, जो पैसा शेयर्स इशू करके जनरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल. ठीक है, और कैपिटल क्यों चाहिए मैंने आपको बता दिया. कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो आपको पैसा चाहिए, पैसा मतलब कैपिटल. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस के लिए मुझे पैसा चाहिए, और वो पैसा शेयर्स इशू करके जनरेट किया जा सकता है. आपको पता होगा कि बैंक से लोन लेके भी पैसा जनरेट किया जा सकता है. ठीक है, डिबेंचर भी इशू होता है, तो बहुत सारे तरीके हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज कैपिटल जनरेट करने का. तो कोई भी बिजनेसमैन को, कंपनी को स्पेशली अगर पैसा जनरेट करना है या अपने पास पैसा चाहिए, तो वो क्या कर सकती है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है. शेयर कुछ है नहीं, शेयर मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट. जैसे आप लोग पास होते हो तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे एक शेयर सर्टिफिकेट होता है कंपनी के नाम से. तो अब अगर आप मेरी कंपनी का शेयर लेते हो तो मेरे कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि आपने इतने इतने शेयर लिए. आपने 100 शेयर बाई किए तो 100 लिखा रहेगा, नंबर 1 to 100 शेयर्स तक आपके पास रहेंगे. शेयर सर्टिफिकेट पे सब डिटेल मेंशन होती है. तो शेयर मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट है जो पहले तो फिजिकल फॉर्म में होता था, पर अभी डीमैट फॉर्म में होता है, मतलब कंप्यूटराइज्ड होता है, ऑनलाइन. तो आप अगर शेयर बाय करते हो तो आपको जो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब डीमैट फॉर्म में सेव रहता है कंप्यूटर पे. ठीक है, आपके ब्रोकर के पास. तो अभी तो आपको खाली इतना ही समझना है, दो चीज़ें सिर्फ, कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए. तो कैपिटल और पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं, बाय इशूइंग द शेयर्स. तो शेयर इशू करके आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए कैपिटल जनरेट कर सकते हो, पहली बात. ठीक है, सो नीड में ये मैंने आपको बता दिया है. ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके लिए आपको नोट्स मिल जाएगी, पूरी प्रिंटेड नोट जिसमें A to Z सब कुछ लिखा होगा. थियरी भी होगी और जनरल एंट्री भी होगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे. तो वो सब समझने की, मतलब वो सब लिखने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ अभी वीडियो देख के कंसेप्ट समझते जाओ. दूसरा है मीनिंग ऑफ शेयर. तो शेयर का मीनिंग क्या होता है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. बस इतना ही लिखा है कंपनीज एक्ट में. क्या लिखा है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपनी अकाउंट. तो इसमें जो भी चैप्टर्स हैं वो कौन से एक्ट में आएंगे, कंपनीज एक्ट 2013. पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, अभी नया कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो गया, कंपनीज एक्ट 2013. तो जो भी मैं आपको बताऊंगा
वो सब कुछ कैसे है, किसने बताया है, किसके हिसाब से है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि शेयर की मीनिंग क्या है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, बस। तो शेयर की मीनिंग में बस इतना लिखा हुआ है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो अभी नेक्स्ट आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, कैपिटल विच इज जनरेटेड बाय इशूइंग द शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, खाली आपको समझना है, ये सब कुछ नोट्स में लिखा रहेगा। तो शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल मतलब पैसा, जो आप शेयर इश्यू करके जनरेट करते हो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर इसके बाद आपको समझना है टाइप्स ऑफ शेयर। तो दो टाइप के शेयर हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मीन्स कंपनी पैसा जनरेट करने के लिए, कैपिटल जनरेट करने के लिए दो शेयर इशू कर सकती है। एक शेयर को बोलते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे शेयर को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है, इक्विटी शेयर जो है ये, इसको आप बोल सकते हो नॉर्मल शेयर्स है। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में बाय करोगे तो वो आपको इक्विटी शेयर मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स जब भी आप बाय करेंगे तो आपको वोटिंग का राइट मिल जाता है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो ना, तो बेसिकली ऑन पेपर यू आर द ओनर। तो जो भी शेयर बाय करता है कंपनी का, वही कंपनी का मेंबर बन जाता है और उसको ओनर के जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपने पैसा लगाया भाई, आपने कंपनी में पैसा लगाया, सो यू विल बी ट्रीटेड एज ओनर। तो कंपनी जो भी डिसीजन लेगी, एक्सपांड करना है, मशीन बाय करना है या कोई भी डिसीजन लेना है, तो जनरल मीटिंग बुला के आपसे भी पूछेगी, क्योंकि आपने शेयर बाय किया है, कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आपसे भी पूछेगी कि ये डिसीजन हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपने इक्विटी शेयर बाय किया है तो आपके पास वोटिंग पावर रहेगा। तो जो भी मीटिंग में कंपनी डिसीजन लेती है, उस डिसीजन से रिगार्डिंग आप उसमें वोट कर सकते हो कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बहुत बड़ा पावर है, वोटिंग पावर हर किसी के पास नहीं होगा। जो कंपनी है, अगर सपोज रिलायंस कंपनी है, आपने रिलायंस के शेयर बाय किए हैं, तो रिलायंस की जनरल मीटिंग होती है, वहाँ पे अगर कोई डिसीजन लेना है कि हमको एक नया यूनिट ओपन करना है, उसके लिए इतना फंडिंग लगेगा ऐसा वगैरह, तो वो डिसीजन लेने के लिए, या कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो वो सारे डिसीजन लेने के लिए आपकी भी अप्रूवल और वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। या शेयर इशू करना है तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। तो जो भी इक्विटी शेयर बाय करेगा, ऐसे शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग में वोट करने का राइट मिलेगा। और अगर आपने प्रेफरेंस शेयर बाय किया तो प्रेफरेंस शेयर में नॉर्मली तो कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, नो वोटिंग राइट। हाँ, बट कोई डिसीजन ऐसा है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग का राइट है। बट जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट होता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एडवांटेज क्या है, इक्विटी शेयर पे नो फिक्स्ड डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप कोई कंपनी के शेयर बाय करेंगे तो पहले तो आप एक ओनर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, एंड देन जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, आपका पैसा यूज़ करके कंपनी बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो आपको भी तो प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए कि नहीं, बराबर, क्योंकि पैसा तो आपने डाला है। सो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से थोड़ा पैसा शेयर होल्डर को भी देती है, तो उस अमाउंट को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो जब अगर आपने इक्विटी शेयर बाय किया तो आपको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा, मतलब कंपनी के ऊपर है, कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। बट इफ़ यू हैव परचेज प्रेफरेंस शेयर तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। ठीक है, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर बाय किया तो। फिर तीसरा है, जब लिक्विडेशन होगा, लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद होती है, तो जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी ने जिन जिन से पैसा लिया है उनको पैसा वापस करना पड़ता है। तो अगर आपने कंपनी के शेयर लिए हैं, पैसा दिया है कंपनी को, तो आपको भी पैसा मिलना चाहिए, बराबर। तो पैसा मिलेगा, बट पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा और बाद में पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा।
तो लिक्विडेशन जब भी होगी तो मनी इज रीपेड आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, लिक्विडेशन जब भी होगा तो मनी इज रीपेड आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहले इनको पैसा मिलेगा, बाद में इनको मिलेगा। तो लिक्विडेशन के टाइम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट मनी बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो लिक्विडेशन जब भी होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट मनी बिफोर द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस मतलब जब कंपनी बंद होगी तो इनको प्रेफरेंस मिलेगा फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में पेमेंट मिलेगा, पहले पेमेंट किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये तीन मेन डिफरेंस है, बाकी ऐसे तो डिफरेंस बहुत है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में, बट ये तीन मेन है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ शेयर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर इसके बाद आएगा इश्यूड शेयर कैपिटल, फिर आएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, देन आएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और फिर कॉल्ड अप के बाद आता है पेड अप शेयर कैपिटल एंड अनपेड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मैंने आपको डायग्राम तो बना दिया, पर डायग्राम ये है क्या, तो आपको अभी समझेगा नहीं, एक एक करके बताता हूँ। तो मैंने पहले बोला कि कंपनी को पैसा चाहिए तो पैसा वो शेयर इश्यू करके जनरेट कर सकती है। तो अभी मैंने कंपनी फॉर्म की एक्सेलेंस लिमिटेड, मुझे पैसा चाहिए 50 लैक्स, तो मैं क्या 50 लाख के शेयर इशू कर दूँ? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुझे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अथॉरिटी, कि मुझे 50 लाख के शेयर, 50 लाख अमाउंट चाहिए, तो मैं इतने शेयर इशू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मेरी मर्जी नहीं चलेगी, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसी को बोलते हैं अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे 50 लैक्स तक का अमाउंट रेज करना है, और उसके लिए मुझे सपोज 5 लाख के शेयर इशू करने पड़ेंगे ऑफ ₹10 ईच। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, चलो आपको 5 लाख की परमिशन दे दी। तो मैं कितने शेयर इशू कर सकता हूँ? 5 लैक्स मैक्सिमम। तो 5 लाख शेयर्स की परमिशन मुझे मिल गई, मैंने मांगी गवर्नमेंट से कि मुझे इतने शेयर इशू करने हैं, और गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। तो गवर्नमेंट जितने शेयर इशू करने की परमिशन देता है उसको बोलते हैं अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सो अथोराइज मतलब आपको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है कि आप इतने शेयर इशू कर सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं अपनी लाइफ टाइम में। ठीक है, अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 5 लाख शेयर एक ही बार में इशू करके ख़त्म कर दे या पार्ट में इशू करे। इस साल 2 लाख, अगले साल 2 लाख, उसके अगले साल या 2-3 साल के बाद 1 लाख और। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। तो 5 लाख की आपको अथॉरिटी मिल गई है। अब 5 लाख शेयर में से जितने शेयर जब चाहिए आप तब इशू कर सकते हो, आपके जो रिक्वायरमेंट है पैसे की उसके हिसाब से। तो 5 लाख शेयर्स का मुझे परमिशन मिल गया है। अब इशू मैंने क्या बोला, इशू कितना करना है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कंपनी को जो है इतना पैसा नहीं चाहिए अभी एट प्रेजेंट, इस साल उतना पैसा नहीं चाहिए, तो कंपनी ने अभी सिर्फ 5 लाख में से 2 लाख शेयर ही इशू किया।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इश्यूड शेयर कैपिटल। तो इश्यूड शेयर कैपिटल जो है वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो उसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से जितना शेयर कंपनी इशू करेगी उसी को बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, इशूड मतलब क्या है, कंपनी ने आपको ऑफर दिया कि हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं। तो इशू तो मैंने कर दिया कि भाई मेरे शेयर लो, कितने शेयर में दे रहा हूँ आपको, 2 लाख शेयर्स। अब उसमें से पब्लिक लेना भी तो चाहिए ना शेयर मेरे कंपनी के। अगर मेरी कंपनी बहुत ही फेमस है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो वो कंपनीज तो जितने भी शेयर इशू करती हैं उससे ज़्यादा लोग ही अप्लाई कर देते हैं शेयर के लिए, क्योंकि वो कंपनी का गुडविल है मार्केट में। बट कुछ ऐसे भी कंपनीज है जिनको मार्केट में कोई नहीं जानता है, तो ऐसे कंपनी में लोग इन्वेस्ट करने से, पैसा डालने से डरते हैं। तो आपने जितना शेयर इशू किया है, कंपनी ने जितना इशू किया है शेयर, वो हो सकता है कि उसके बदले पब्लिक ज़्यादा अप्लाई कर दे, या हो सकता है कम अप्लाई करे, या हो सकता है एग्जैक्ट उतना ही अप्लाई करे। तो जो इस कंपनी का गुडविल है, नाम है, उस कंपनी के शेयर के लिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही एप्लीकेशन आएंगे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए शेयर, सभी लोग मोगे, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। पर जिस कंपनी को कोई नहीं जानता है, थोड़ा डर है ना वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना, तो हो सकता है वहाँ पे कम लोग अप्लाई करें। तो जैसे मैंने 2 लाख शेयर तो इशू कर दिए, तो इसमें सब्सक्रिप्शन में ऐसा है, 3 टाइप होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, देन फुल सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मैंने 2 लाख शेयर आपको ऑफर किए और पब्लिक ने, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है तो मुझे सपोज 3 लाख शेयर के एप्लीकेशन मिल गए, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। पर मैं तो 2 लाख शेयर ही दे सकता हूँ ना, मुझे एप्लीकेशन मिले 3 लाख के, 3 लाख लोगों को, या मतलब आप बोल सकते हो पूरे पब्लिक को 3 लाख शेयर चाहिए, पर मेरे पास कितने शेयर है, 2 लाख, मतलब मेरे शेयर की डिमांड कितनी ज़्यादा है, तो मैं शेयर बांटूंगा 2 लाख कितने लोगों में, 3 लाख शेयर्स के अंदर। उसको प्रोपोर्शनेटली बोलते हैं। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो समझेगा आपको। तो बेसिक यही है कि 3 लाख शेयर, मतलब 2 लाख से ऊपर अगर पब्लिक ने अप्लाई कर दिया कि हमको शेयर चाहिए, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ, अगर एग्जैक्ट मुझे 2 लाख एप्लीकेशन ही मिले, कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए और एग्जैक्ट पब्लिक ने 2 लाख ही अप्लाई किया, तो उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन कब होगा, सपोज 1,90,000 शेयर्स ही मिले, तो कंपनी ने इशू किया 2 लाख शेयर, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, सिर्फ 1,90,000, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे आप लोग कॉलेज में हैं, तो आपने सपोज एक कॉलेज है, सपोज भवंस कॉलेज, वहाँ पे FY BCom में सीट्स है 500, कॉलेज में FY BCom में सीट्स है 500। 10 से आप लोग FY BCom में जाते हैं, कॉमर्स अगर आपने स्ट्रीम लिया है तो, ठीक है। तो कॉलेज में सीट्स है 500, तो मैक्सिमम कॉलेज कॉमर्स के लिए, FY BCom के लिए, सॉरी FY JC के लिए कितना सीट दे सकता है, सिर्फ 500 सीट्स। तो 500 सीट्स है, बट जो स्टूडेंट्स है, अगर सपोज 700 स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया कि हमको चाहिए FY JC में एडमिशन, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, बट कॉलेज के पास तो 500 ही सीट है ना, तो वो तो 500 ही देगी, 500 लोगों को एडमिशन देगी, बाकी लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर स्टूडेंट्स ने एग्जैक्ट 500 ही लोगों ने अप्लाई किया, 500 को सीट है कॉलेज के पास और 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। तो जितनी भी सीट्स हैं वो उतना पूरा का पूरा फुल हो जाएगी, ना कम ना ज़्यादा। हाँ, 500 सीट है और स्टूडेंट खाली 400 ही अप्लाई करने के लिए, 400 एप्लीकेशन ही कॉलेज को मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। सेम वही सिचुएशन यहाँ शेयर्स के लिए भी है। तो कंपनी जितने शेयर इश्यू करती है उससे अगर ज़्यादा अप्लाई कर दिया पब्लिक ने, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एग्जैक्ट उतना ही अप्लाई किया तो बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, और कम अप्लाई किया तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। फिर इसके बाद जिन लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब मतलब अप्लाई किया, तो सब्सक्राइब करना या अप्लाई करने का मतलब क्या है, दैट यू आर विलिंग टू परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी। अब जब कोई भी चीज़ आप परचेज करोगे तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने सब्सक्राइब किया है, इसीलिए किया है ना कि हमको कंपनी के शेयर बाय करने। तो जो लोग ने भी शेयर बाय किए हैं, अब कंपनी उनसे क्या करेगी, पैसा मांगेगी, कॉल करेगी, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो जो लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है और जिन लोगों को कंपनी ने शेयर दे दिए, मतलब अलॉट कर दिए, उनको, उनसे कंपनी क्या करेगी, पैसा मांगेगी, कॉल करेगी कि भाई अब आपने शेयर के लिए अप्लाई किया है,
अभी हमको शेयर का पैसा दो, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, जो लोगों ने कॉल करने के बाद पैसा दे दिया उनको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। कुछ लोग हो सकता नहीं दे, मतलब अप्लाई तो कर दिया, बाद में उनके पास पैसा नहीं है या उनको लगा चलो ये कंपनी अच्छी नहीं है, वो लोग पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, अनपेड शेयर कैपिटल। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से जिन्होंने पैसा दे दिया उसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, जिन्होंने नहीं दिया उनको बोलेंगे अनपेड शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज ये सिचुएशन अज्यूम करता हूँ कि 2 लाख कंपनी ने शेयर इशू किया और 2 लाख एप्लीकेशन मिले, 2 लाख लोगों से कंपनी ने कॉल किया कि हमको पैसा दो। अब 2 लाख में से 1,95,000 शेयर्स पे पैसा मिल गया कंपनी को, तो 1,95,000 शेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब उस पर पैसा पे कर दिया शेयर होल्डर्स। हाँ, 5,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है कंपनी को, तो उसको क्या बोलेंगे, 5,000 शेयर्स को अनपेड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल। तो कंपनी को जब शेयर इश्यू करने पड़ते हैं तो शेयर इश्यू करते टाइम पहले परमिशन लेनी है, अथॉरिटी लेनी है, मैक्सिमम इतने शेयर ही आप इशू कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अथॉराइज शेयर कैपिटल। उसमें से कंपनी अपनी नीड के हिसाब से जितने भी शेयर इशू करेगी उसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। फिर इशूड में से जितना पब्लिक अप्लाई करेगी उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जैसे कि आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना यूट्यूब चैनल पे, इसका चैनल उसका चैनल, फेसबुक पे इसका प्रोफाइल सब्सक्राइब किया, ठीक है, वैसे ये भी होता है, सब्सक्राइब मतलब अप्लाई करना। फिर सब्सक्रिप्शन में याद रखना 3 चीज़ें पॉसिबल है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, फुल सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। और उसके बाद जिन लोग ने सब्सक्राइब किया उनसे पैसा मांगा जाएगा, कॉल्ड अप। जिन लोग ने दे दिया उसको बोलेंगे पेड अप, जिन्होंने नहीं दिया उनको बोलेंगे अनपेड। तो ये पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। प्राइस ऑफ शेयर। मैंने बोला कि कंपनी ने पैसा मांगा उन लोगों से जिन लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया है। तो प्राइसिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है फेस वैल्यू और दूसरी होती है इश्यू प्राइस। ठीक है, अभी वही एग्जांपल, अभी मेरी कंपनी थी, मैंने पुराने वाले एग्जांपल में 2 लाख शेयर इशू किए थे। ठीक है, मुझे परमिशन गवर्नमेंट से मिली थी 5 लाख शेयर की, पर मैंने कितने इशू किए, 2 लाख शेयर। सो वो 2 लाख शेयर की 2 प्राइस हो सकती है, एक फेस वैल्यू होती है और एक इशू प्राइस होती है। अब फेस वैल्यू क्या हुआ आपको बताता हूँ। फेस वैल्यू तो मैंने आपको बोला जब आप शेयर बाय करते हो तो आपको क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा रहेगा, आपने कितने शेयर बाय किए हैं वो लिखा रहेगा, उसके नंबर्स, और आप कितने शेयर, कितने अमाउंट का शेयर है वो भी लिखा रहेगा। जैसे 10 का नोट है, आपको कैसे समझ में आता है, वो नोट के ऊपर लिखा था ना 10, बराबर। 100 का नोट है तो आपको कैसे समझेगा, उसके लिखा है ना 100। तो वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट है, तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो अमाउंट लिखा होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, मतलब शेयर्स के फेस पे जो अमाउंट लिखा है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो अगर शेयर के ऊपर, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ क्या हो गया, फेस वैल्यू। हाँ, अब अगर मैंने जब शेयर इशू किया उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, 3 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, मैंने शेयर इशू किया 2 लाख और 3 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, और ये मुझे पहले से ही पता था कि मैं अगर शेयर इशू करूँगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो आप समझ जाओ प्राइस भी ज़्यादा होगी, बराबर। मैं क्यों कम प्राइस में बेचूँ मेरे शेयर, क्योंकि जब लेने वाले ज़्यादा हैं तो मैं कम प्राइस में क्यों बेचूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे शेयर की जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो है 10 रुपीज़, पर मैं 10 में नहीं दूंगा, मैं 15 में दूंगा आपको, इश्यू प्राइस। ठीक है, तो डिमांड के हिसाब से प्राइस चेंज होगी। तो मेरे शेयर की एक्चुअल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 10 रुपीज़ है, बट सिंस मेरे शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मैं क्यों मैं क्यों कम प्रॉफिट कमाऊँ, ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगा ना। तो इसके लिए मैंने मेरे शेयर की प्राइस शेयर होल्डर के लिए कितनी रख दी, 15 रुपये। मतलब अगर आप मेरे शेयर बाय करेंगे तो आपको मुझे कितने देने पड़ेंगे, 15 नॉट 10। ठीक है, 10 जस्ट एक नंबर है, फेस वैल्यू। तो आपको अगर मेरे शेयर बाय करने हैं तो आपको 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे।
ठीक है। ये क्यों ज़्यादा मैंने प्राइस रखा, क्योंकि मेरे शेयर का डिमांड पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा है, और अगर डिमांड नहीं रहेगी तो मैं 10 में शेयर दे दूंगा। मतलब ये जो इश्यू प्राइस है ये 10 ही रखूँगा, डिमांड उतनी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है लेने वाले, तो जो शेयर का ओरिजिनल वैल्यू है उसी प्राइस पे मैं शेयर इशू करूँगा। ठीक है। तो अब आप शेयर बाय करोगे तो आप मुझे सिर्फ 10 रुपये देंगे। तो इन शॉर्ट, शेयर बाय करते टाइम आपको क्या पे करना पड़ता है, कौन सी प्राइस पे करनी पड़ती है कंपनी को, फेस वैल्यू की इशू प्राइस? इशू प्राइस। ठीक है। तो जो भी इशू प्राइस होगी वो आपको कंपनी को देनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन, अब वो इशू प्राइस कैसे हो सकती है? इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर हो सकती है 10 रुपीज़, और इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो 15 रुपीज़। समझा? तो अब इसको बोलते क्या है? अब नेक्स्ट पार्ट अपना ये इशू ऑफ शेयर। तो इशू कंपनी जो है ना, शेयर कैसे कर सकती है? एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे। तो अगर कंपनी का इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इशू प्राइस 10 और फेस वैल्यू भी क्या है 10, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इशू एट पार। हाँ, पर अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे इशू प्राइस 15 है और फेस वैल्यू अपना सिर्फ कितना है 10, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। तो ये जो मैंने आपको टर्म बताया कि कंपनी सेम प्राइस पे इशू कर सकता है और ज़्यादा पे भी इशू कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। तो फेस वैल्यू पे ही अगर शेयर कंपनी आपको बेच रही है तो उसको बोलेंगे इशू एट पार, पार सेम लेवल। और अगर ज़्यादा पे आपको बेच रही है प्रीमियम, तो उसको बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका ये, अब एज अ शेयर होल्डर आपको कंपनी को कौन सा प्राइस पे करना पड़ेगा? इशू प्राइस जो भी होगी, प्रीमियम पे इशू होगा या पार पे इशू होगा, जो भी होगा वो आपको कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट यही है कि कंपनी आपसे शेयर का पैसा कलेक्ट कैसे करेगी। कौन सा पैसा कलेक्ट करेगी वो समझा? इशू प्राइस कलेक्ट करेगी। इशू प्राइस दो टाइप का हो सकता है, पार वाला भी हो सकता है, प्रीमियम वाला भी हो सकता है। अब वो इशू प्राइस का पैसा कैसे कलेक्ट करेगी, मतलब इंस्टॉलमेंट में या एक साथ, या इंस्टॉलमेंट अगर है तो कितनी इंस्टॉलमेंट में, तो वो अभी अपना नेक्स्ट पार्ट है। सो कंपनी जो आपसे पैसा लेना है, कलेक्शन ऑफ मनी मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ आप, कौन सा मनी? इशू प्राइस। तो जो इशू प्राइस कंपनी शेयर होल्डर से कलेक्ट करेगी वो कितने इंस्टॉलमेंट में होगा? तो मैक्सिमम वो 4 इंस्टॉलमेंट में होता है, मैं आपको नाम लिख के दे देता हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकेंड को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, उसके बाद बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल। ठीक है। अभी मैंने नाम तो लिख दिए पर आपको समझेगा नहीं कि मैंने क्या लिखा है। नॉर्मली तो इंस्टॉलमेंट ऐसी होती है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो आपको इस समझा देता हूँ क्या है। जैसे वही एग्जांपल जहाँ पे फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज़, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि कंपनी ने शेयर भी 10 रुपीज़ में इशू किए, तो यहाँ पे इशू प्राइस कितना है 10। तो ये कंपनी 10 रुपीज़ जो है वो एक ही साथ में ले सकती है एप्लीकेशन के टाइम पे ही, मतलब जब आप कंपनी को अप्लाई करोगे शेयर बाय करने के लिए तो आपको एप्लीकेशन के साथ में ही 10 रुपये पूरे देने पड़ेंगे। समझा? मतलब अभी आपको शेयर मिला नहीं है, अप्लाई करते टाइम ही कंपनी आपसे एडवांस में शेयर का पैसा ले लेगी, तो कुछ ना कुछ पैसा आपको एडवांस में देना पड़ेगा। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी आपसे पूरा पैसा एडवांस में ले सकती है या थोड़ा एडवांस में लेगी, बाद में ये इंस्टॉलमेंट में लेगी। तो एप्लीकेशन मनी वो मनी होती है जो मनी आपको शेयर अप्लाई करते टाइम ही देनी पड़ती है एडवांस में, इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी।
ये क्यों होता है इसका लॉजिक बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने शेयर इशू की, तो बहुत लोग इंडिया में पता है ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लोग कुछ नहीं है तो फॉर्म भर के दे देते हैं एप्लीकेशन का, बराबर। पर अगर मैंने बोला कि आपने अगर मेरा एप्लीकेशन भर के देना है तो उसके साथ में मुझे 3 रुपये भी देने हैं, तो फिर तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, अरे यार इसके साथ तो पैसा भी देना है, तो अभी मैं तो नहीं दूंगा। तो वही लोग अप्लाई करेंगे जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं शेयर बाय करने में, तो कंपनी का काम बच जाएगा ना एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन का। तो इसीलिए कंडीशन कंपनी हमेशा रखती है कि जब भी शेयर आप बाय करोगे तो उसका अप्लाई करते टाइम ही कुछ न कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, सो दैट जो जेन्युइन बायर्स हैं, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं शेयर बाय करने में, वही अप्लाई करें। तो मैं आज 10 रुपीज़ का है, सपोज 10 में से कंपनी ने 3 रुपीज़ आपसे एडवांस में अपफ्रंट मांग लिया कि जब भी आप अप्लाई करोगे आपको वही टाइम पे 3 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में कंपनी के पास आपका एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन आने का उसमें वेरिफिकेशन होता है कि ये जो पर्सन जिसने अप्लाई किया है उसने फॉर्म वगैरह सब सही से भरा है, उसकी सारी डिटेल प्रॉपर है, एप्लीकेशन मनी भी प्रॉपरली दे दिया है। तो अकॉर्डिंगली उसको शेयर कंपनी अलॉट करने के लिए डिसाइड करती है कि हाँ इस पर्सन को हम शेयर अलॉट करेंगे। हाँ, जिसने फॉर्म रॉन्गली भरा है या जिसका एप्लीकेशन मनी बराबर नहीं है, पूरा नहीं भरा है, तो उनका शेयर जो रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन। तो जब 1 महीना तो ये प्रोसेस में लगता है एप्लीकेशन फॉर्म के वेरिफिकेशन में, सपोज तो 1 महीने बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपको शेयर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो आपको अगर शेयर मिल रहे हैं उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो जब आपको शेयर अलॉट होगा तब कंपनी आपसे वापस से 2 रुपीज़ मांगेगी, ठीक। तो 10 में से 5 रुपये तो आपने दे दिए। अब जिनको शेयर अलॉट नहीं होते उनका क्या, उनको रिफंड मिल जाता है एप्लीकेशन मनी, क्योंकि कंपनी ने शेयर ही नहीं दिए ना। इसके लिए शेयर एक बार मिल गए, उसके बाद आपने अगर पैसा नहीं दिया तो फिर वो रिफंड नहीं होता है कोई भी केस में। जैसे आपने एप्लीकेशन मनी दिया, आपको शेयर अलॉट हो गया, और आप अगर अलॉटमेंट मनी नहीं दोगे और बोलोगे मुझे एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। या आपने एप्लीकेशन मनी भर दिया, अलॉटमेंट मनी भर दिया, फिर कंपनी ने आपसे फर्स्ट कॉल मनी मांगा और आप नहीं दे रहे हो और बोलोगे मुझे ये दोनों रिफ़ंड चाहिए, तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो एक बार आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं, मतलब आपका कंफर्म हो जाता है शेयर, तो उसके बाद आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो 5 रुपीज़ 10 में से हो गए। फिर उसके बाद कंपनी को सपोज 1 महीने के बाद वापस से पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वापस से कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज़ मांग लिया। फिर 1 महीने के बाद वापस से कंपनी को ज़रूरत पड़ी, वापस से 2 रुपीज़ मांग लिया, ठीक है। तो ऐसे कर करके कंपनी मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा ले सकती है। अब कंपनी को 10 रुपीज़ 4 इंस्टॉलमेंट में लेना है या 3 में लेना है, 2 में लेना है, 1 में लेना है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कंपनी आपको एडवांस में पहले ही बता देगी कि हमको पूरा पैसा कितने इंस्टॉलमेंट में चाहिए। अभी इंस्टॉलमेंट का नाम जो है ये आपको समझा कि नहीं। एप्लीकेशन मनी मतलब जो पैसा आपको एप्लीकेशन भरते टाइम ही देना पड़ेगा, लॉजिक भी मैंने बताया कि क्यों ऐसा। फिर अलॉटमेंट मनी कब देनी है, जब आपको शेयर अलॉट होंगे, मतलब जब आपका शेयर कंफर्म हो जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल मनी, जब भी कंपनी आपसे कॉल करके लेटर भेज के पैसा मांगेगी तो आपको देना है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। फिर आपको सेकेंड टाइम कंपनी ने कॉल करके पैसा मांगा तो उसको बोलते हैं फाइनल कॉल। तो ऐसे मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा आपसे ले सकता है, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि कंपनी पैसा कितने इंस्टॉलमेंट ले रही है, और उसी इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। तो नॉर्मली ये 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं, और इसी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जर्नल एंट्री है। तो यहीं से आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है, जर्नल एंट्री। तो इंस्टॉलमेंट याद रखना, पहला एप्लीकेशन है, दूसरा अलॉटमेंट है, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा फाइनल कॉल। अब इसी की जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री किसके बुक में पास करेंगे, कंपनी। याद रखना, जब ये चैप्टर सॉल्व करते टाइम आपको हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, कभी भी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, नहीं तो फिर आपको कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा।
क्वेश्चन समझेगा नहीं, ठीक है। हमेशा ये चैप्टर सॉल्व करते टाइम आपको समझना है कि आप कंपनी हो, आपने शेयर दिए हैं शेयर होल्डर को। जो 4 इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट क्या था उसमें, एप्लीकेशन मनी, ठीक। हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्री है, और दोनों जर्नल एंट्री का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो एप्लीकेशन मनी जो है पहला इंस्टॉलमेंट है। तो एप्लीकेशन मनी में क्या होगा, कंपनी को पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बराबर, और उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि हाँ ये लोगों को हम शेयर अलॉट करेंगे। अलॉट किया नहीं जाता, डिसाइड करती है कि हाँ इन लोगों को हम लोग शेयर अलॉट करेंगे, क्योंकि उन्होंने सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपरली फिल किया है, और कुछ लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल नहीं किया, उनको पैसा रिफंड कर देंगे, ठीक। तो एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री यही 2 है। पहले कंपनी को क्या होगा, एप्लीकेशन मनी मिलेगा, सो रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एग्जाम में आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको नरेशन लिखना है। तो पहले जब पैसा मिलेगा, तो जब भी पैसा आपके पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा मिला है, एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बहुत ही सिंपल सी बात है, कंपनी के पास पैसा आया, एप्लीकेशन गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आया कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन कंपनी ने दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आ गया पैसा। दूसरा, कंपनी डिसाइड करेगी कि किनका एप्लीकेशन बराबर है उनको हम लोग अलॉट करेंगे, जिनका बराबर नहीं है एप्लीकेशन उनको रिफंड करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री यही है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड रिफंड। तो जिन लोगों को कंपनी डिसाइड करती है कि हमको शेयर अलॉट करने हैं, उनका पैसा जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जिनको रिफंड देना है, जिनका एप्लीकेशन बराबर नहीं है, उनको पैसा वापस दे देती है। तो अभी ये एप्लीकेशन पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन मनी मिला है वो अभी कौन से अकाउंट में है, एप्लीकेशन अकाउंट में, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ मैं, सपोज कंपनी को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी मिली है। अब ये 100 रुपीज़ एप्लीकेशन में से कंपनी डिसाइड करेगी कि किन लोगों को शेयर देने हैं, उनका पैसा अलॉटमेंट अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और जिन लोग ने रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उनको रिफंड कर देंगे। तो सपोज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यही अकाउंट का पैसा का क्या करना है वही हम लोग सेकेंड एंट्री में डिसाइड कर रहे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कितना था 100, तो डेबिट भी कितना होगा 100। अब 100 में से जिन लोगों को शेयर मिलने वाला है उनका पैसा कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। सपोज 90 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन जो है सबने प्रॉपरली भरा है, और इतना कंपनी ने डिसाइड किया इतने लोगों को अलॉट करेंगे, इतना पैसा अलॉट करेंगे, और 10 रुपया कंपनी क्या कर रही है, रिफंड, क्योंकि 10 रुपये का जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली फिल नहीं हुआ था। तो टोटल 100 रुपीज़ कंपनी को मिले थे, उसमें से 90 रुपीज़ कंपनी ने डिसाइड किया कि इनको हम लोग शेयर देंगे, तो उनका पैसा कौन से अकाउंट में आ गया, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और फिर 10 रुपीज़ कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि इनको रिजेक्ट करना है, तो उनका पैसा वापस कर दिया। तो पैसा गया तो कैश बैंक क्रेडिट, पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट, ठीक है। तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दोनों क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। ये पूरे के पूरे जनरल एंट्री में 2 ही अकाउंट नॉर्मली बचने वाले हैं, एक शेयर कैपिटल और एक कैश बैंक। तो आपका ये एप्लीकेशन मनी का जनरल एंट्री खत्म हो गया। तो एप्लीकेशन मनी की जनरल एंट्री समझी, पहले पैसा मिला कौन से अकाउंट में गया, एप्लीकेशन अकाउंट में, बाद में वही एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा कहाँ गया, शेयर कैपिटल में। किन का पैसा, जिनको अलॉट हो गए, अलॉट होने वाले, और जिनको रिफंड करना है, रिजेक्ट हो गए, उनका पैसा वापस दे दिया, कैश बैंक। दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी में क्या होता है कि रिवर्स प्रोसीजर है। एप्लीकेशन मनी में क्या होगा, पहले पैसा मिला कंपनी को,
और बाद में पैसा वो कंपनी ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, बराबर। पहले पैसा मिला, बाद में ट्रांसफ़र किया। अब इसके बाद की इंस्टॉलमेंट में उल्टा है, पहले कंपनी शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र करेगी और बाद में उसको रिसीव करेगी, क्योंकि पहले पैसा ड्यू होगा ना, अलॉटमेंट मनी क्या होगा, पहले ड्यू होगा और उसके बाद में रिसीव होगा। जैसे कि आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी की ड्यू डेट होती है, हर महीने की 30 तारीख को आपको सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो ड्यू हो गई। बट मिलती है क्या 30 तारीख को, सपोज आपको नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को मिली, तो हो गई रिसीट। तो पहले ड्यू होगा, बाद में रिसीव होगा। तो ड्यू मतलब पहले ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें पहले एंट्री क्या आती है, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। सो कौन सा मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अलॉटमेंट मनी। तो जनरल एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो उसको डेबिट कर देने का, सिंपल। फिर उसके बाद जब आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो उसको बोलते हैं रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो पैसा मिला, कैश बैंक डेबिट टू, कौन सा पैसा मिला, शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, कैंसिल, दो ही बचा ना, कैश बैंक और कैपिटल। इन शॉर्ट हर इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री में 2 जर्नल एंट्री है और वो दोनों पास करने के बाद उस इंस्टॉलमेंट का अकाउंट क्लोज करना है। तो पहले एप्लीकेशन वाली इंस्टॉलमेंट थी, 2 जर्नल एंट्री पास की हमने, उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला ना एप्लीकेशन डेबिट एप्लीकेशन क्रेडिट, कैंसिल हुआ, क्लोज हो गया। यहाँ भी सेम चीज़, ये अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ भी अलॉटमेंट डेबिट अलॉटमेंट क्रेडिट कैंसिल। तो हर इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री में उस इंस्टॉलमेंट का अकाउंट क्लोज करना है। तो नॉर्मली 2 ही बचेगा, पैसा आया कहाँ गया, शेयर कैपिटल में गया, सिंपल। तो होगी अलॉटमेंट की एंट्री। और ऐसे ही सेम एंट्री है कॉल की। तो कॉल मनी भी यही होगी ना, पहले ड्यू होगी, पहले मैं आपसे डिमांड करूंगा कि भाई मुझे पैसा दो, तो जब मैं डिमांड करूंगा तो शेयर कैपिटल में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, अज्यूमिंग कि आप देने वाले हो। फिर उसके बाद में आप जब एक्चुअल में दे देंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। तो कॉल मनी भी पहले ही है क्या, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, मतलब ड्यू एंट्री। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल लिख देना, फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल लिख देना। फिर सेकंड क्या, जब आपको पैसा मिलेगा, रिसीट ऑफ मनी, तो आप कौन सा एंट्री पास करोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, अगेन शेयर कॉल डेबिट शेयर कॉल क्रेडिट कैंसिल। क्या बचा, पैसा मिला, कैश बैंक कहाँ गया, शेयर कैपिटल अकाउंट में गया, ठीक है। तो यही एंट्री फर्स्ट कॉल की भी है, यही एंट्री फाइनल कॉल की भी है। तो फर्स्ट कॉल अगर होगा तो फर्स्ट कॉल लिख देना, फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल लिख देना, ठीक है। तो ये 3 एंट्री याद रखनी है। अब याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैं बता देता हूँ। पहला एंट्री जो है वो एप्लीकेशन का है और बाद में बाकी एंट्रीज़ हैं अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, ठीक। 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो खाली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री याद रखना, उसके बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट की एंट्री एक ही जैसी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, पहले पैसा मिलता है और बाद में वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है। पहले पैसा मिला, बाद में वो शेयर कैपिटल में गया। बट इसके बाद के सारे इंस्टॉलमेंट में क्या हुआ, पहले हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, बाद में मिला, उल्टा, सिंपल लॉजिक। तो एप्लीकेशन में क्या होगा, पहले पैसा आएगा फिर वो शेयर कैपिटल में जाएगा सेकेंड एंट्री में। बाद के इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, पहले शेयर कैपिटल में जाएगा और बाद में पैसा आएगा, सिंपल, ठीक। तो इतना इंट्रोडक्शन है शेयर कैपिटल टॉपिक का, जनरल एंट्री का। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। तो पहले आपको इतना अच्छे से गो थ्रू करना है। आप चाहिए तो जो मैंने डिक्टेट किया है बोर्ड पे वो आप वीडियो पॉज कर करके उसको आपके नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हो, नोट्स में भी दिया रहेगा, नोटबुक में भी लिख लोगे तो आपको लिखने से क्या है, याद हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इतना पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करो,
फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करते हैं।